आपने आपकी पूरी यात्रा में बहुत सारी कठिनाई का सामना किया है। ऐसी हालत में भी आप टफ डिसीजन लेते हैं, ये कैसा कर पाते हैं? इसी से जुड़ा सवाल था कि आपको हम लोग देखते हैं, हमको आपका शेड्यूल मिलता है, आप इतना ट्रैवल कर रहे हैं, दिन में 5, 4, 6 रैली, वो भी कोई इस प्रदेश में तो कोई दूर दूसरे प्रदेश में, तो इस सब में आप फिट कैसे रहते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपको ये दृढ़ संकल्प दे रही है आगे बढ़ने का? हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? जब इन पत्रकारों को झुकने के लिए कहा गया तो वो रेंगने लगे थे। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। सीएम मोदी की 2013-14 की बातें सुन के डेमोक्रेसी के प्रति एक उम्मीद सी जाग जाती है, पर फिर पीएम मोदी के 10 साल के कारनामे देख के डेमोक्रेसी के लिए बहुत भारी चिंता होने लगती है, स्पेशली अब जब देश के पीएम खुद इलेक्शन रैलीज में खुल के कम्युनल हेट स्पीचेस देने लगे हैं। ऐसा हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है। सच में ये इतनी बड़ी घटना है कि पूरी दुनिया के मीडिया तक ये खबर आग की तरह फैल गई। Prime Minister Modi has been accused of making hate speech against Muslims. Narendra Modi described Muslims as infiltrators. And those who have more children. Many are concerned that this is going to lead to increased attacks against Muslims. Everybody calls India the world's greatest democracy, but is it really a democracy anymore? पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की निंदा होने लगी है। बड़े बड़े अखबार, मीडिया संस्थान चिंता व्यक्त करने लगे हैं, चेतावनी जारी करने लगे हैं। लोग भारत के लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं, संविधान के अस्तित्व को लेकर चिंतित हो गए हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी, दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। अब एक तरफ जहां पीएम मोदी के नफरती भाषणों की वजह से हमारे देश का नाम इंटरनेशनली खराब हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनकी गोदी में बैठी नेशनल मीडिया मोदी की हेट स्पीच को ऑपोजिशन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक दिखाने की बेशर्मी में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमले का गेयर एकदम बदल दिया। कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। कांग्रेस के इकोसिस्टम में पूरी तरह से छटपटाहट दिख रही है। पूरा इकोसिस्टम पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है, फात 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 फात। कांग्रेस और इकोसिस्टम में आग लगी है और इंडी गठबंधन तिलमिला हुई है। पीएम मोदी के बयानों पर तिलमिलाने वाले लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुनेंगे तो उनके कान से धुआं फेंक देगा। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, कहते हैं हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे। ये लोग सरिया कानून लागू करेंगे। ये लोग भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। आज सीएम योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रजभूमि यानी मथुरा की बारी आ चुकी है। यूपी में तो सीएम योगी ने मामला पूरी तरह सेट कर दिया है बॉस। एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में इस टाइप की इलेक्शन कैंपेनिंग को हेटफुल, अनलॉफुल और शर्मनाक बोला जाता है, पर इसे हमारी गोदी मीडिया मोदी के न्यू इंडिया वाली डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी में मामला सेट करना कहती है। अब ऐसे लबड़दोदो और बकलोलों को आप क्या समझाइए? एकदम यहां से बकलोली के लेवल पर है। बुद्धि खत्म हो गई है जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ऐसे लोगों की, तो इनको तो समझाना ही बेकार है। पर देश के आम नागरिक को यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस का बहाना बनाकर हमारे देश को धार्मिक नफरत के नाम पर खुले आम बांटा जा रहा है और धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए सफेद झूठ का सहारा लिया जा रहा है। जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखकर, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जैसे लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को अटैक करते हुए ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आई तो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगी, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? कि मेहनत करो आप, खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? आपको मंजूर है ये?
आपको मंजूर है ना? सबको मंजूर ही होगा, मुझे लगता है कि नहीं? अब मेरे कॉमन सेंस को ये मंजूर नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के सबसे बड़े स्टेट के चीफ मिनिस्टर और इंडिया के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मिलके ऐसी खतरनाक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ना तो मुस्लिम शब्द कहीं मिलता है और ना ही वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात की गई है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं लिखा है कि हमारी आपकी संपत्ति जमा कर ली जाएगी, मुसलमानों में बांट दी जाएगी। यह भी नहीं लिखा है कि गरीबों में बांट दी जाएगी। कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को बदलने की बात कही है ताकि गरीबों का आर्थिक विकास हो। यह बात प्रधानमंत्री को इतनी चुभ गई कि उन्होंने इसे हिंदू विरोधी रंग दे दिया। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? और हमारी गोदी मीडिया ने इस सफेद झूठ पर बेस्ड बीजेपी के खतरनाक डिवाइड एंड रूल के पॉलिटिकल खेल का विरोध करने के बजाय उनको अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसने भी इस नफरती झूठ का फैक्ट्स के साथ पर्दाफाश किया। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस पर जब भी पीएम मोदी कोई आरोप लगाते हैं तो फौरन पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है और पीएम मोदी के आरोपों का फैक्ट चेक करने लगता है। एक से बढ़कर एक फैक्ट चेकर, सो कॉल्ड फर्जी फैक्ट चेकर मार्केट में आ जाता है। मोदी और गोदी के न्यू इंडिया में शायद वो दिन भी अब दूर नहीं है जब फैक्ट चेकर्स को आतंकवादियों जैसा ट्रीट करना एक नॉर्मल बात हो जाएगी। पर आई एम श्योर तब भी कुछ ब्रेव लोग बीजेपी के हेटफुल फेक न्यूज से लड़ने की कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। और इसीलिए सच, कॉमन सेंस और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की ये लड़ाई अब आम लोगों और इंडिपेंडेंट मीडिया को ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल मीडिया अब वही दिखाएगा जो उनके पॉलिटिकल मालिक यानी बीजेपी चाहेगी, चाहे उससे देश का कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा कह दिया है कि बहुसंख्यकों का, हिंदुओं का जो संपत्ति है वो लेकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस पार्टी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, आदिवासियों की चांदी छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे और उसके बाद उन लोगों को बांटेंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं। कांग्रेस आपकी संपत्ति घुसपैठियों को दे देगी क्या? और नरेंद्र मोदी ही उसे बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस घर, मंगलसूत्र छीन लेगी लेकिन मोदी होने नहीं देंगे? यही है आज सवाल पब्लिक का। अपने मालिक की दी गई स्क्रिप्ट को आम जनता के सवाल बता के देश के नागरिकों को ब्रेन वॉश करने का काम खुले आम पिछले 10 साल से दिन रात टीवी न्यूज पर चलाया जा रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ आपको ब्रेन वॉश करना है। वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। फॉर एग्जाम्पल, पीएम मोदी की हेट स्पीच देने के बाद उनके पहले टीवी इंटरव्यू में मोदी से जब उनकी इंटरनेशनली क्रिटिसाइज्ड इलेक्शन स्पीचेस का मेंशन किया गया तो सवाल कुछ ऐसा पूछा गया। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? एक्चुअली असली थ्रेट टू इंडिया मोदी और उनके मिनिस्टर्स की हेट स्पीच थी, ना कि एक इमेजिनरी प्रॉब्लम जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मजेदार बात यह है कि इस गोदी सवाल के जवाब में मोदी ने 9 मिनट लंबा भाषण दिया बिना किसी रोक टोक के, जैसे ये किसी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू नहीं पर उनकी किसी इलेक्शन रैली की स्पीच हो। और फाइनली मोदी ने जब क्वेश्चन को एड्रेस भी किया तो उन्होंने इसके जवाब में मीडिया को ही ब्लेम कर दिया। सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। तो पीएम मोदी ने जब अपने प्री प्लान्ड नफरती झूठ को सच्चाई कहा तो तीनों गोदी पत्रकारों में से किसी के भी चेहरे पे शिकंज तक नहीं आई और ना ही जुबान पे कोई काउंटर क्वेश्चन आया। इनफैक्ट अगला सवाल भी बीजेपी के झूठ को सच की तरह बेचकर जनता को ऑपोजिशन के खिलाफ ब्रेन वॉश करने के लिए मालिक की दी गई स्क्रिप्ट से ही पूछा गया।
मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना, अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रगटीकरण है। प्रधानमंत्री मोदी अर्बन नक्सल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तब कहते हैं इसका रिकॉर्ड नहीं, हम नहीं जानते क्या है। मोदी सरकार ने ही मार्च 2020 में जवाब दिया था कि अर्बन नक्सल नाम के जुमले का प्रयोग भारत सरकार और गृह मंत्रालय नहीं करता है। अब या तो आप मोदी और गोदी की इस फिक्शनल हॉरर स्टोरी में विश्वास कर सकते हैं, या तो जिस एक्सरे की बात करके पीएम मोदी आपको डरा रहे हैं, आप वो ओरिजिनल बात सुन के अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है। वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा, देश को पता लग जाएगा दलित इतने, आदिवासी इतने, गरीब जनरल कास्ट इतने, इनकी आमदनी इतनी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में इनकी इतनी भागीदारी है। तो ये एक प्रकार से नेशनल एक्सरे मान लीजिए इसको, कि हम असेस करें आज सिचुएशन क्या है और इसके बाद हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आज तक मैंने यह भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे, मैंने सिर्फ यह कहा है कि देखिए ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। डरो मत। हिंदू मेजॉरिटी को मुस्लिम माइनॉरिटी का नकली डर दिखा के दोनों को आपस में लड़वाने का पाप जो मोदी और गोदी ने पिछले 10 साल में मिलके किया है, उससे बड़ा जुल्म शायद ही हमारे लोकतंत्र के साथ कभी हुआ होगा। अगर हम स्पेसिफिकली पिछले 5 साल की प्राइम टाइम न्यूज डिबेट्स देखेंगे तो लिटरली हर दूसरी डिबेट का टॉपिक और मकसद हिंदुओं को डराना और भड़काना और मुसलमानों को नीचा दिखाना और विलेनाइज करना रहा है। अच्छा, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हर जगह खतरे में है। फिर अगर भारत में खतरे में है ना तो हर जगह खतरे में है। आप जो है भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत मुसलमान से खतरे में है, ये करेक्ट कर लीजिए। हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है और ये कोई मजाक नहीं है, ये कड़वा सच है और हिंदू खतरे में है। मीडिया इसको इस प्रकार से प्रस्तुत करें, ये मीडिया देश का बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। चलिए देखते हैं इस पाप के कुछ प्राइम एग्जाम्पल्स। जैसे कोविड पैंडेमिक इंडिया में फैलने के लिए मुस्लिम्स को ब्लेम किया गया। तबलीगी नहीं, तालिबानी जमात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तालिबानी मानसिकता की सोच रखते हैं पूरे देश में। इन्होंने सुसाइड बमर एक तरह से बनाकर भेज दिए। ये तबलीगी, ये भारत का नंबर 1 कोरोना विलेन है और ये एक प्रोफेशनल किलर है जिसको सुपारी किलर बोला जाता है। ये नरकासुर है जो बच्चों में कोरोना फैलाता है। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इतने इमोशनल फूल नहीं हो सकते। कुछ लोगों को आप फूल बना सकते हो, पूरे भारत की जनता को फूल नहीं बना सकते। फिर उसी पैंडेमिक के टाइम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने की जगह तरह तरह के जिहाद का नकली डर पैदा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से ज्यादा तो गद्दार नमक हराम यहाँ छुपे हुए हैं। दिन रात मंदिर मस्जिद की लड़ाई का प्रोपेगेंडा चलाया गया। अब मंदिर हैं, 40,000 मंदिर को तोड़े थे मुसलमानों ने। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने की फर्जी खबरें चलवाई गई। जेएनयू में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। सीए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, ये 100% सत्य है। जो लोग भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं और देशद्रोहियों से नफरत करते हैं, उन्हें इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज जरूर सुनाई दी जाएगी। तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप,
राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। भारतीय मुस्लिम्स को अपनी आवाज उठाने के लिए आतंकवादियों का सपोर्टर तक बताया गया। पूरी हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे से पर्दा उठा दिया। पर्दे में अल जवारी निकला है। ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन, ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे। अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग, हिजाब का फटा पोस्टर निकला अलकायदा। इंसान अपनी बिल्कुल बुद्धि खो बैठे हो क्या? और यहाँ तक कि सेक्युलरिज्म के पक्ष में बोलने के लिए यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ओबामा को टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर तक बता दिया गया। मोदी को मुसलमानों पर लेक्चर देने वाले बराक ओबामा की आज कायदे से क्लास लगी। ये आजकल टूल किट का नया हिस्सा बने हुए हैं। ज्वाइनिंग द टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड, यानी भारत विरोधी सोच के साथ ओबामा ग्रस्त रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले आज मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ना हिंदू को अजमेर शरीफ जाने की जरूरत है और ना हिंदू को मुसलमान लड़के से मोहब्बत करने की जरूरत है। सवाल पूछा गया कि मंदिर के बाहर कर्नाटक में मुसलमानों की दुकानें थीं, उसको आपने क्यों बंद करवाया? मैंने कहा बड़ी साफ सी बात है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि उसमें थूक लगा करके नहीं बेचेंगे वो? आज अगर हिंदू रुद्र रूप में आ गए तो ये जिंदा बचेंगे, ये रहेंगे इस देश में? धमकी दे रहा हूं मैं सुन पे, मार मार के निकाल देना चाहिए। देश के माहौल इन्होंने खराब कर दिया है। कि धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। व्हाट नॉनसेंस रविश टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण के मुद्दे पर टीवी चैनलों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि चैनलों पर बहस बेलगाम हो गई है। और टीवी न्यूज के बेलगाम होने का मेन कारण ये है कि 2002 गुजरात दंगों के बाद ही सीएम मोदी ने मीडिया की लगाम पूरी तरह अपने हाथ में रखने की सीख ले ली थी। You've been the leader of this state through a very difficult period. Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very very weak, and that was how to handle the media. और इसीलिए आज जहां एक तरफ फॉरेन मीडिया पीएम मोदी और बीजेपी की खतरनाक नफरती पॉलिटिक्स पे चिंता भरे सवाल उठा रहा है, वहीं नेशनल मीडिया इसी हेटफुल राजनीति को न सिर्फ जस्टिफाई बल्कि प्रमोट करने की हर पॉसिबल कोशिश में जुटा हुआ है। मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या मैं क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है। मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है, वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान देके। लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है? तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? और अगर प्रधानमंत्री मोदी का बयान कम्युनल है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान क्या था? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. So the comment that was made back in 2006 was talking about equitable development in the country and talking about disadvantaged groups like women, like children, like tribal communities, and like Muslims. But he made it seem as if what would happen is Congress would take personal wealth from Hindu households and distribute it to the country's Muslims directly, which is a substantial misrepresentation of what was actually said. तो अब इंडिया की नेशनल न्यूज पे फैलाई जा रही फेक न्यूज का फैक्ट चेक इंटरनेशनल मीडिया पे हो रहा है कि ये देश ऐसा हो गया है, कि मेरा लोकतंत्र ऐसा हो गया है। 2014 से 2024 के बीच वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 140 से गिरकर 161 तक पहुंच गई है और अब हालत ऐसी है कि न्यूज पे जनता के मुद्दों के बारे में एक भी चर्चा सुनना इम्पॉसिबल बात हो चुकी है। अब मुझे बताइए, 10 साल में कभी उनको महंगाई दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी बेरोजगारी दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी भ्रष्टाचार दिखाई दिया? नहीं। भारत में रोजी रोटी पे चुनाव होता है, गरीबी से लड़ने के लिए रास्ता क्या है, नौजवान पे रोजगार क्या होता है, इन मुद्दों पर होता है। पर अब दुनिया के सबसे बड़े ऑलमोस्ट 100 करोड़ वोटर्स वाले इलेक्शंस को मेन स्ट्रीम मीडिया और सरकार अलग ही मुद्दों पर लड़वाती है। आज इस पर बहस हो जानी जरूरी है कि 2024 का चुनाव
अब क्या मुसलमान और मंगलसूत्र पर लड़ा जाएगा? मटन और मछली चुनावी बद्दा बन गए। चुनाव की धुर्री राम और सनातन के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। कर क्या रहे हैं भैया? क्यों बदनाम कर रहे हो हिंदुस्तान का नाम? सुधर जाओ। सवाल ये उठता है कि भारत के लोग राम के वंशज हैं या फिर बाबर के? राम के नाम से हम जाने जाएंगे या फिर बाबर के नाम से? देखो, हम सब तो इंडिया दैट इज भारत के नाम से ही जाने जाएंगे, पर तुम हमेशा हमेशा के लिए गोदी मीडिया के नाम से ही जाने जाओगे। क्योंकि जब पीएम और सरकार के बाकी मिनिस्टर्स हेट स्पीच दे रहे थे तो तुम सवाल फिर भी अपने मालिक से पूछने की जगह ऑपोजिशन से ही पूछ रहे थे। सवाल जनता पूछ रही है और जनता जब पूछती है तो उससे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। क्या विपक्षी दल ये सवालों का जवाब दे रहे हैं, दे पा रहे हैं? इसका फैसला जनता करेगी। आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हुए मैं ही पीएम मोदी से उनकी हेट स्पीच पर एक सवाल तो पूछ ही लेता हूं। तो मोदी जी, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ पावर होते हुए इतनी शर्मनाक नफरत भरी राजनीति कर कैसे लेते हो? जैसा अचरज आपको होता है मुझे भी होता है कि मोदी ये कैसे करता है। फिर मैं सोचता हूँ नहीं, शायद परमात्मा ने ही मुझे इस काम के लिए भेजा हुआ है। मुझसे जो कुछ भी है वो कोई ईश्वरीय शक्ति करवा रही है और वो ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेरणा से मैं करता रहता हूँ। ये कोई परमात्मा की देन है। परमात्मा ने मुझसे कुछ काम लेना तय किया है, किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ईश्वर ने तय किया हुआ है। ईश्वर ने मुझे शायद इसी काम के लिए भेजा है। मुझे शायद परमात्मा ने यही राह दिखाई है। तो परमात्मा का निर्देश है, परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा की योजना है। ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? अरे ये मोदी ने तो हद ही कर दिया यार, परेशान करके रख दिया है मोदी ने। पॉजिटिव बात यह है कि आप समझ नहीं रहे हैं, वरना समझने पर बहुत तकलीफ होगी। और हां, चुप रहना याद रखिएगा।